हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ कुछ खास बात को लेके, कुछ खास चर्चा को लेके। एंड वो चर्चा जो है हमारे बिहार का इलेक्शन। हम सभी को पता है कि हमारे बिहार का इलेक्शन जो है हमारे लिए एक पर्व त्यौहार से भी बड़ा होता है। और कल फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। तो मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे स्टूडियो में, और मेरे साथ एक बहुत ही फेमस फैकल्टी मौजूद है। स्टडी आई क्यू हिंदी पे पढ़ाते हैं सर का नाम है कुणाल कोटिया। तो सर हमारे साथ मौजूद है और हम दोनों आज यहाँ पे इलेक्शन के बारे में, हमारे बिहार के इलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड जैसा कि आपको पता है कि बिहार का इलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए जितना छठ पूजा इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से इलेक्शन भी हो जाता है। एंड बहुत अच्छे तरीके से कल फर्स्ट फेज का सक्सेसफुल आयोजन हुआ। वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहा, 64.66। दैट इज़ वेरी गुड नंबर। एंड अभी तक में अगर देखें तो हिस्टोरिक रहा है। तो इस बार की क्या खास बात रही है सर हमारे इलेक्शन के बारे में, थोड़ा इस पे बताइए मुझे। देखिए, इलेक्शन तो शुरुआत से ही बहुत सारे पहलुओं पे खास रहा और बिहार के इलेक्शन के बाद चर्चाओं का बहुत विषय रहा। और चर्चाओं के विषय हम लोगों ने देखा कि ये पहले वोटर्स पहला जो फेज़ रहा उस दौरान मतदान जब किया गया तो उसके बाद भी चीज़ें पता लगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें विशेष रहीं, क्योंकि बिहार ने अब की बार बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे उदासीन हो जाते हैं, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते और कहीं ना कहीं वो लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो लोगों के मन में जो धारणा है वो धारणा ये आ जाती है कि ठीक है, इलेक्शन डे है मतलब छुट्टी है, तो घर पे बैठते हैं, चाय वाय पीने होता है, खाते पीते हैं आराम से, इस तरह छुट्टी के रूप में मनाते हैं। तो कम जाते हैं लोग वोट करने, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं देखा जाता था। बिल्कुल। एक बार बहुत अच्छा रहा और वोटिंग टर्नआउट जैसे कि बताया भी आपने कि 64% से ऊपर गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। यानी लग रहा है कि पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा इलेक्शन और कमीशन कई सारी चीज़ें हैं, सो इस बार से हमने नई नई चीज़ें देखी हैं कि नई नई चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की गई है, तो उस पर सर आप क्या कहना चाहें। बिल्कुल, इस बार बहुत कुछ खास रहा है और इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन है और उसी वजह से बिहार का इलेक्शन बहुत चर्चा का भी विषय रहा और पूरे देश ने भी इसको खास तौर से देखा और अभी भी फिलहाल पूरे देश की नज़र है, क्योंकि दरअसल इस बार बिहार के चुनाव में वो हो रहा है जो बाकी राज्यों ने नहीं देखा। जैसे कि सबसे खास बात रही है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए 24 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने और उसके बाद पूरा जुलाई के महीना जो था वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ही रहा। हालांकि कुछ एस्पेक्ट जो थे वो पॉजिटिवली रखे इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ज़रूरी है शुद्धिकरण करवाना, क्योंकि एक नया जो युवा हमारे पास में आया वो उसको दर्ज कराना है मतदाता सूची में, और जो लोग प्रवास कर चुके हैं, स्थान बदल चुके हैं, और इसके अलावा जो लोग फिलहाल जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन लोगों को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पहले से शामिल है। तो उसकी वजह से भी ना वोटिंग टर्नआउट पे इफेक्ट पड़ता है कि कितना वोट हुआ। तो SIR लगातार चर्चा का बहुत अच्छा सा विषय रहा और SIR बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन SIR के अलावा कुछ और जो नए पहलू आए वो इलेक्शन कमीशन की प्रैक्टिसेस रही। जैसे कि फिलहाल जो बिहार के मामले में EVMs आई हैं, वो EVMs पूरा एक नई तरह से इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि मशीनें पुरानी हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है कि पहले के कंपैरेटिवली अब जो फोटोज़ हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ रहा करती थी कैंडिडेट की, जिसको कलरफुल कर दिया गया, अब कलरफुल फोटोज़ देखने को मिल रही हैं EVM के ऊपर। दूसरी खास बात रही है कि जो नाम था वो नाम को थोड़ा बड़ा कर दिया है, विजिबिलिटी बढ़ा दी है, सीरियल नंबर की विजिबिलिटी बढ़ा दी है, ये बहुत अच्छा है। और रियल टाइम की जो ट्रैकिंग चल रही है इस बार, आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधार दी गई हैं। और बहुत सारे लोग जिनको फ़ायदा हुआ है वो ये रहा कि घर बैठे बैठे वोट देने की सुविधा, जो खास लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को, उनको प्रोवाइड की गई घर बैठे वोट की सुविधा। कि अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं खास, तो आपके लिए सुविधा रहेगी। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं या खासतौर पर प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए भी यहाँ पर चीज़ों को कंसिडर किया गया। तो फिर जो ओल्ड एज लोग हैं, बिल्कुल ये बहुत खास पहलू रहा इस दौरान की चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन करवा रहा है सभी चीज़ों में, चाहता है कि हाँ, लोकतंत्र का त्यौहार है तो आप लोग अच्छे से मनाइए, लोग उसमें जुड़िए। पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं जो लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, इसमें इलेक्शन कमीशन का भी जो है योगदान है। हाँ, काफ़ी कुछ रहा है, क्योंकि लोगों के लिए एक वो इंफ्रा तैयार करना वो एक खास पहलू था और वो इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है इलेक्शन कमीशन, चीज़ों को बदलते हुए लगातार। एंड अल्टीमेटली जो हमारा SIR है, SIR के थ्रू जो है जब वहाँ से जब डिलीटेड जो डेटा है, जैसे मृतक लोग हैं उनकी डेटा डिलीट की गई, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक परसेंटेज का जो आंकड़ा है उसको और एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार हम लोग जब वोटर्स लिस्ट को रिफॉर्म नहीं करते तो उसमें वो लोग भी रहते हैं जो लोग स्थान बदल लेते हैं, वो लोग भी रहते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और कई बार परिवार उनका नाम नहीं हटवाता। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वोटिंग टर्नआउट पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मृतक लोग हैं तो एक्चुअल में वो वोट देने नहीं जाएंगे। लास्ट में जब काउंट करते हैं तो ओवरऑल के आधार पर काउंट करते हैं और फिर लास्ट में उनको भी काउंट करते हैं, क्या होता है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो वोटिंग परसेंटेज एनहांस हुआ है, उसमें SIR का एक बड़ा रोल माना जाता है। बिल्कुल ज़रूर सर, तो कहीं ना कहीं SIR का जो रोल है ये पॉजिटिव रहा। हाँ, इस मामले में। लेकिन सर अगर हम बिहार की बात करें, जिस तरीके की रिस्पॉन्सेस आ रहे थे, तो उस तरीके से जो SIR का रोल देखिए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में भी था SIR। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। और क्रिटिसिज्म रहा भी है और अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल भी रहा है।
उसकी स्थिति क्या है कि दरअसल जहाँ इलेक्शन कमीशन का अपना एक अलग एस्पेक्ट है कि शुद्धिकरण जरूरी है मतदाता सूचियों का, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का है और साथ साथ पब्लिक का। एक्चुअल में क्रिटिसिज्म होता नहीं, बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं और कुछ आदेश ऐसे रहे जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म हुआ। जैसे कि सबसे खास जो क्रिटिसिज्म का मामला बना वो बना इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की और वो जो 11 डॉक्यूमेंट उसने एक्सेप्ट किए वो एक तरह से नागरिकता से कहीं ना कहीं जुड़े हुए माने गए कि इलेक्शन कमीशन मतदाता को वेरीफाई नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप वेरीफाई कर रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। और एक जो आम आदमी के जो दस्तावेज होते हैं, जैसे कि आम आदमी दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इलेक्शन कमीशन ने साफ मना कर दिया कि हम इनको कंसीडर नहीं करने वाले हैं। हमें चाहिए पासपोर्ट लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आओ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स लेकर के आओ, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के आओ, लैंड ऑर्डर्स लेके आओ, पेंशन ऑर्डर्स लेके आओ। इस तरह के जो टोटल डॉक्यूमेंट थे वो टोटल 11 रहे। तो अब हर व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे, बहुत लोगों को परेशानियाँ हुई। तो डोमिसाइल के थ्रू लोगों ने बहुत कुछ एनरोल करवाया, खुद को चीज़ें सुधरी, तो वो एक क्रिटिसिज्म का मुद्दा रहा। हालांकि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में बातें पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को यही ऑर्डर दिया कि आप 11 डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट आप 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को भी लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड एक खास डॉक्यूमेंट है लोगों का। हालांकि ठीक है, नागरिकता नहीं बताता पर पहचान तो बताता ही है। तो उसके बाद फिर अब इलेक्शन कमीशन ने जब SIR 2.0 इंट्रोड्यूस किया तो उसमें फिर कहा कि ठीक है, आधार कार्ड रहेगा हमारे पास में और आधार कार्ड को यूज़ करेंगे एज अ 12th डॉक्यूमेंट। सर, जैसा कि हम देखे हैं कि बिहार में बाढ़ जो है एक हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या फिर अभी तक की सिचुएशन को देखते हुए आप कहें तो एक एवरग्रीन मुद्दा रहा है। तो इस पे SIR का क्रिटिसिज्म जब हो रही थी तो उसमें बाढ़ की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे और मानसून की वजह से। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक्चुअल में क्या था कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुझे चुनाव करवाना है और चुनाव कराना तो इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है। अब जहां इलेक्शन कमीशन तैयारियों में लगा हुआ है, बिहार के जो निवासी हैं, मतदाता हैं, वो लोग अपने आप को मतदाता सूची में एनरोल कराने के लिए परेशान हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि उनके बीच में संघर्ष ये था कि वो अपने जीवन के लिए सुरक्षा देखें या फिर वो मतदाता सूची देखें, क्योंकि अब बिहार के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे कि जिस समय SIR करवाया जा रहा था वो जुलाई का महीना था। और जुलाई के महीने की खास बात ये है कि उस समय मानसून की पीक थी और मानसून की पीक कंडीशन ये कहती है कि बिहार के कई हिस्से इस समय बाढ़ के अंदर थे, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, ओवरफ्लो हो रखा था, दूर दराज के क्षेत्रों को बड़ी परेशानियां हो रही थी। और उस दौरान लगातार SIR का प्रोसेस भी चलना और सबको पता था कि 1 महीने का टाइम दिया गया है, 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ जाएगा। तो लोग अब दोनों जगह के बीच में फंसे हुए थे, एक तरफ इलेक्टोरल रोल की कहानी थी, दूसरी तरफ बाढ़ से उनका जीवन प्रभावित हो रखा था। तो इसी वजह से क्रिटिसिज्म्स को ये भी झेलना पड़ा कि परिस्थितियाँ सही नहीं है, परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए था। जो अनुकूल दशाएँ हैं उस समय अगर SIR होता तो और अच्छा और इफेक्टिव निकलता। और सबसे खास जो पहलू निकला वो लास्ट में ये निकला कि 65 लाख वोटर्स का नाम डिलीट किया गया, जो अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस SIR की वजह से 65 लाख जो वोटर्स थे वो बाहर हुए हैं। एंड 65 लाख ह्यूज नंबर है। हाँ, अपने आप में 10 बहुत करोड़ ज़्यादा 40 लाख 99,452 जनता है 211,000 के अगर सेंसस के हिसाब से देखें। बिल्कुल। तो उसमें से अगर 65 लाख को डिलीट करना, मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं कि लगभग 1/8 पॉपुलेशन को जो है डिलीट करने की बात हो रही है। काफ़ी कुछ, एक बड़ी population परसेंटेज। है। हाँ जी। तो अगर यहाँ पे सर बात कर ले कि जैसे बिहार में इतने सारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं, तो रिफॉर्म्स बहुत सारी जो पॉजिटिविटी की तरफ देखी जा रही है कि भाई पॉजिटिव स्टेप्स जो है लिए गए हैं, चाहे वो ECI के द्वारा हो, चाहे जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। तो आपको क्या लगता है कि अब जो राजनीति की दिशा है, राजनीति की दिशा ले लें या फिर आप कह लें विकास की दिशा, ये किस तरफ जा रही है? आगे चल के किस तरीके का पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें दिखने वाला है कि भाई नए नए जो चीज़ें की गई हैं उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आगे हमें दिखने वाली है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि बिहार स्वतंत्रता के पहले से ही राजनीति के मामले में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है देश का। हम पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन तो बिहार की बहुत चर्चाएं होती हैं और बिहार ने बहुत सारे लीडर्स उस समय भी दिए। और अब जब स्वतंत्रता के बाद की जो राजनीति है वहाँ भी हम देख रहे हैं कि बिहार अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। हालांकि बिहार की स्थिति में जो एक राजनीतिक धारणा है वो धारणा ये कहती है कि बिहार की राजनीति बाहुबल में विश्वास करती है, यानी कि वहाँ से बाहुबलियों को जनरली नेता चुना जाता है और वो एक अलग से जो कद निर्धारित करता है नेता का वो बनता है वहाँ से। बाहुबलियों के अलावा एक खास चीज़ हो रही है वो लगातार बिहार में ये रही है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एक बड़े नंबर में क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी डाटा रिलीज हुआ है फर्स्ट फेज के लिए जो कैंडिडेट्स का, और उस दौरान ये दिखने वाली बात रही है कि जितने कैंडिडेट्स ने नॉमिनेट किया है 1303 की संख्या रही। और एक खास पहलू ये रहा कि 32% के ऊपर केसेस हैं
और एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं, नॉमिनेट करते हैं खुद को, तो इस दौरान आपको डाटा सारा देना पड़ता है, आप झूठ नहीं बता सकते क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि बनेंगे। तो 32% के ऊपर तो केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस, और इसमें से 28% के ऊपर तो बहुत ही गंभीर वाले केसेस हैं, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हो गया, महिला उत्पीड़न हो गया, और इसके अलावा हत्या वगैरह के मामले। ये अपने आप में बड़ी गंभीर स्थिति है। और भारत की राजनीति ना हमेशा से इस मामले में आलोचना का शिकार रही है कि भारत के अंदर हम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को नेता चुनते हैं। हालांकि अब यहाँ पर परिस्थिति ये होती है कि वो लोग खुद को नॉमिनेट कर रहे हैं, बट जनता चुनती है, वो जनता का पहलू है। जनता को भी इस पहलू को विचार करना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि राजनीति का आपराधिकरण ना हो, तो उस दौरान वो ऐसे कैंडिडेट को चुन सकते हैं जो उनके लिए कुछ पॉजिटिव दिखे और जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल ना हो। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया, कुछ खास नाम भी चर्चा के अंदर दौरान बहुत ज़्यादा निकल करके आए। तो ये स्थिति है। बाकी तो खैर अंतिम में जो लोकतांत्रिक स्थिति वो ये कहते हैं कि जनता का मत है, तो बाकी तो जनता को चुनना है लास्ट लेके क्या चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। दूसरी खास बात जैसे कि अपने दिशा की पूछी, तो दिशा वाली स्थिति है कि बिहार की राजनीति में बदलाव तो हुए क्योंकि देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है। 1951 के पहले चुनाव से आज हम लोग 2025 का चुनाव देख रहे हैं बिहार के अंदर। तो एक तो वोटिंग टर्नआउट वाला एक बड़ा परिवर्तन। दूसरी खास बात क्या है कि अब बिहार की राजनीति ना कई मामलों में बदली है। जैसे कि एक समय हम ये मानते थे कि बिहार की राजनीति के अंदर लोगों को विकास नहीं चाहिए, लोगों को सुधार नहीं चाहिए, केवल जाति और धर्म की राजनीति हम लोग माना करते थे एक समय पे कि बिहार की राजनीति केवल जाति और धर्म के आसपास घूमती है। लेकिन अब एक नया एस्पेक्ट जो बिहार में देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है बिहार के युवाओं से। दरअसल अब कभी भी हम लोग डाटे को रिफाइन करते हैं तो डाटा रिफाइन करते हुए पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता है वो युवा दिखाता है। जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स होते हैं वो, या जो स्टार्टिंग की एज में ही है, लगभग अभी उनको 10 साल करीब हुआ है, यानी कि जो 28 साल 30 साल वाले हैं वो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। ये काफ़ी समय चलता है, जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग थोड़ा उदासीन हो जाते हैं, एक बड़ा नंबर धीरे धीरे अलग हो जाता है इस वोटिंग की प्रक्रिया से। तो इस दौरान एक खास पहलू है कि जो बिहार का युवा आ रहा है वो युवा कह रहा है कि मुद्दों पे बात करो। अभी बीच में कुछ शॉर्ट्स वगैरह वायरल हुए, और वो शॉर्ट्स वायरल हुए जब मैंने देखा तो लगा कि हाँ एक्चुअल में युवा इंटरेस्टेड है। तो बिहार के कुछ लोग के थे, तो नाम लेना का फ़ायदा नहीं है, बट ऐसे बताता हूँ कि जब उनसे मुद्दे पूछे गए तो कई बार लोग ठीक से आंसर नहीं दे पाए। तो वहाँ पता चल रहा है कि हाँ बिहार के लोग अब सोच रहे हैं कि राजनीति जो है वो धर्म पे नहीं चलेगी, राजनीति धर्म पे नहीं चलेगी, जाति पे नहीं चलेगी, राजनीति अब हमें करनी है तो मुद्दों पे करनी है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि देश आगे बढ़ रहा है, और देश आगे बढ़ने के बावजूद हम ये कह देते हैं बिहार बीमारू राज्य, विकास नहीं हो पाया। और बिहार के साथ में एक बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम लोग एक पैमाना और देखें जो वास्तविकता है वो ये है कि अगर बिहार की स्थिति सुधर रही है तो आज भी क्यों बिहार के लोग, बड़े लोग हैं, एक बड़ी संख्या में लोग अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों की तरफ पलायन करते हैं। आज भी बिहार की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अपने प्रदेश में काम नहीं कर रही है, उसको काम ढूंढने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है, वहाँ पर सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ज़रूरी है कि जो वोटर लोग हैं वो वोटर सोचें कि हाँ हम किन मुद्दों पर वोट दें। और हमारे जैसे आपने अभी बताया कि बिहार के जो युवा हैं हम देख रहे हैं कि वो जागरूक हो रहे हैं, वो जो है अब विकासात्मक कार्य जो है उस पहलुओं को उठा रहे हैं, उस मुद्दे पे आ रहे हैं कि भाई मुद्दा पे बात करो। तो क्या अभी तक के इंस्टेंसेस में कैन वी गेट एग्जाम्पल कि किसी ने इस मुद्दे पे बात किया हो कि भाई मुझे जो है छोटे छोटे चीज़ें जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं वो नहीं चाहिए, जैसे बेरोजगारी भत्ता या फिर और भी जो छोटी छोटी चीज़ें मिल रही वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए फैक्ट्री, हमें चाहिए इंडस्ट्री, जो लॉन्ग रन चीज़ें हैं। क्या ऐसी जो चीज़ें हैं वो युवाओं के द्वारा उठाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, युवा बात कर रहे हैं, और आजकल से काफ़ी वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं तो जहाँ पर युवा खुद क्वेश्चन कर रहे हैं। जब कैंपेनिंग चल रही है तो कैंपेन में जब कैंडिडेट जा रहा है तो कैंडिडेट के सामने मुद्दा रखा जा रहा है कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, क्या चाहते हैं आप, राजनीति की दिशा क्या रहेगी, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, इसको आप कैसे लागू करेंगे, रोजगार आप कैसे देंगे, विकास के लिए क्या सोचेंगे, हमारे प्रदेश के लिए क्या सोचेंगे। तो वो लोग पूछ रहे हैं आप कैंडिडेट से। तो एक राजनीति में बड़ा बदलाव है ये अपने आप में। पहले रोजगार इज़ वन एस्पेक्ट जो हम देखते हैं, और अभी तक जितना मैं एनालाइज की हूँ कि बिहार में जब रोजगार की बात आती है लोग तो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं कि हाँ भाई कितनी वैकेंसी जा रही है, कितने टीचर्स की बहाली हो रही है, कितने रेलवे में वैकेंसी आ रही है, एसएससी की कितनी वैकेंसी आ रही है, एसआई की कितनी वैकेंसी आ रही है, इंक्लूडिंग दैट बीपीएससी की कितनी वैकेंसी आ रही है। बट अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री, क्योंकि लॉन्ग टर्म में और लार्जर मास तो वहीं से कवर होंगे। आप रोजगार दे रहे हो तो रोजगार आप कितने को दे सकते हैं? आप 10% पॉपुलेशन को रोजगार दे सकते हैं, बट बाकी जो 90% जनता है वो लॉन्ग रन में तभी सस्टेन कर पाएगी जब वहाँ पे औद्योगिकरण होगा। और ये औद्योगिकरण का जो मामला है अभी भी बहुत पीछे है। तो आप क्या इससे बच्चों को सजेशन देना चाहेंगे कि क्या इन मुद्दों पे जागरूक होना चाहिए आगे के? बिल्कुल ज़रूरी भी है। एक्चुअल में क्या है कि बिहार के पास तो स्पेस भी बहुत अच्छा है। अब जब बिहार के पास मतलब स्पेस अच्छा है तो बिहार के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए।
अब अगर ये सब चीज़ सुधार हो जाएंगे, पहली बात तो जो बिहार के लोग हैं उनको अपना प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ेगा काम के लिए, प्रदेश में ही काम मिल जाएगा। दूसरा पहलू ये है कि आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये सभी चीज़ें स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हालांकि बीते दिनों देखा भी गया था कि बिहार की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान्स भी अप्रूव किए, बट कई बार ये होता है कि प्लान अप्रूव तो होते हैं बट वो कागज़ों तक सीमित रह जाते हैं। तो ज़रूरी है उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाए, जो एक्चुअली इंप्लीमेंट होंगे तब जाके लोगों का फ़ायदा होगा। और बिहार के लोग इस परिस्थिति को समझते हैं कि हाँ, जब दूसरे प्रदेश में आते हैं तो काम करना कितनी दिक्कतें रहती हैं। और हर चीज़ को लेकर के अगर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट जॉब तक सेंट्रलाइज हो जाए तो जो भी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, कहीं क्योंकि हर इंसान कहीं नहीं है। जनता का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, हर को सरकार ही नहीं कर सकती है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग इंडस्ट्री की तरफ सोचते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास में ना अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे जो पढ़ने में अच्छे हैं या बाकी चीज़ों में अच्छे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स बहुत अच्छी है। तो हमें वो स्किल्स यूज़ करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज चाहिए होंगी, कंपनीज चाहिए होंगी। हर इंसान नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब करे, कुछ लोग चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, कुछ लोग चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है ना कि सेक्टर अवेलेबल रहें। अगर सेक्टर अवेलेबल रहेंगे तो बिहार का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा और बिहार भी अग्रणी राज्यों में बढ़ेगा, गिना जाएगा। जैसे कि बाकी और राज्य बात करते हैं कि हाँ, हमें इतना डॉलर का इकोनॉमी बनना है, इतना डॉलर इकोनॉमी बनना है, बिहार भी माइलस्टोन रखेगा कि हाँ, अब हमारे पास में धरातल पर चुनौतियाँ नहीं हैं, हम भी विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बिहार में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, तो उसको हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ें यूज़ की जाएंगी तो ही बिहार बढ़ेगा आगे। सर, अब लास्टली मैं कंक्लूड करना चाहूँगी इस चीज़ को एंड एक क्वेश्चन के साथ जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, एंटिसिपेटिंग क्वेश्चन है, बट यस, ये जो है डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए कि सर अभी जैसे हमने इलेक्शन को लेके देखा कि बहुत सारे जो नेता लोग आ रहे हैं, ऑफ कोर्स सारे इलेक्शन में होता है एंड इट इज़ ऑन सेंटर ऑल्सो और स्टेट लेवल पे भी, कि जब आते हैं जो इलेक्शन के दौरान बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं, अभी भी किए गए हैं। तो जैसे इस बार जो जनता जिसको भी चुनेगी, अभी तक ये एंटिसिपेट करना बहुत है मुश्किल है कि कौन आएंगे सरकार बन के, बट जिसको भी चुनती है, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रोमिस किए गए हैं, बहुत सारे प्रोमिस, चाहे जिस उम्मीद के साथ युवाओं ने जिस नेता को चुना है, वो सारी चीज़ें आगे प्रोमिस चलेंगी और ये क्या हमारे विकास की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन होगा? इन चीज़ों पे आपका पूर्वानुमान जो है वो क्या कह रहा है? देखिए, दरअसल हम लोकतंत्र के अंदर हैं और लोकतंत्र की स्थिति यह कहती है कि जब कभी भी आप सरकार को चुनते हैं तो कुछ मुद्दों पे चुनते हैं। सभी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो लेकर के आई हैं। आपको मैनिफेस्टो में देखना है कि आपके काम की बातें क्या हैं। केवल फ्री मिल जाना सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे डायमेंशन और हैं जो सोचे जाने चाहिए मतदान से पहले, क्योंकि केवल कुछ चीज़ें फ्री मिल जाने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, समुदाय का विकास नहीं हो सकता, जनता का विकास नहीं हो सकता। तो इस पूरे पहलू के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैनिफेस्टो के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स किसके हैं, और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमें चाहिए डेवलपमेंट पे, रोजगार पे, इंडस्ट्रीज़ पे। इसके अलावा जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब बेसिक नीड्स की बात करेंगे तो हम बिहार के उस वर्ग से जुड़ जाएंगे जो बिल्कुल पिछड़ा है, जो बिल्कुल हाशिए पे बैठा हुआ है, उस वर्ग को भी। सर, जैसे अगर बेसिक नीड की बात करें तो जैसे अभी क्योंकि हम सब डाउन टोडन, बिहार, यूपी, आप इन सब स्टेट्स की बात करें तो वी आर ऑन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, वी आर ऑन डाउन टोडन लेवल। तो यहाँ पे है कि जब आते हैं नेता लोग बन के तो बोलते हैं कि हम आपको रोड देंगे, सड़कें देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, जो भी होता है, रोटी कपड़ा मकान जो आप कहते हैं, हाँ, हम लोग कहते हैं इसको। जब यही चीज़ जब हम इंग्लैंड वगैरह में जाते हैं, व्हेन यू गो इन एलाइड क्लासेस, तो वहाँ पे ये क्या होता है कि उनको लगता है कि जनता को ये तो हमारा अधिकार है भाई, तुम कौन होते हो मुझे देने वाले, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि तुम मुझे रोड दोगे, तुम मुझे घर दोगे, ये तो हमारा अधिकार है। बट आज भी हमारे यहाँ की जनता उस लेवल पे है जब सिर्फ रोड, सड़कें और चीज़ों की मांग कर रही है और उस उम्मीद में जो है अपने राजनेता को चुन के ला रही है कि ये चीज़ें हमें मिलेगा। सो दिस इज द वन पैथेटिक कंडीशन, कॉन्टेक्स्ट है जिसपे आज जनता को जो है बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, और कभी कभी हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें भी उनको नहीं मिल रहा है इलेक्शन जीतने के बाद। देखिए, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या है कि एक्चुअल में जिसके पास जो नहीं होता वो उसको अलग रूप में देखता है। बिहार के अंदर क्या है कि हमारे पास में हम लोगों ने सोचा हुआ है कि सभी चीज़ें सरकारें पूरी करवाएंगी, जो कि सरकार की जिम्मेदारी भी है। हालांकि इस दौरान भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सारी चीज़ों को प्रभावित कर देते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं जनता की कीमत पर, जनता को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ती है। इस दौरान ज़रूरी है कि पहले स्टेप बाय स्टेप सरकार ही चीज़ों को सोचे, और लोकतंत्र की खास बात यह है कि आप अपने प्रतिनिधि को वापस से बुला सकते हैं। इसीलिए हमारे पास 5 साल पर चुनाव करवाते हैं, और 5 साल के चुनाव होते हैं। केवल इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें बनानी है, इसका मतलब ये भी है कि आप इवेल्युएट करें, आप चीज़ों को रिव्यू करें, और उसके बाद आप ये देखें कि जो पिछला व्यक्ति था क्या वो वास्तव में काम करने योग्य है, क्या उसे ही रहना चाहिए या फिर बदलाव की ज़रूरत है।
बदलाव की ज़रूरत है, हम यथावत स्थिति के साथ में खुश हैं, और ये मुद्दों पर होना चाहिए जो विकासात्मक और ज़रूरी मुद्दे हैं। अगर उन मुद्दों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और लगता है कि हाँ व्यक्ति ने काम ठीक से नहीं किया, तो हम चीज़ों को बदलाव के साथ साथ भी बदल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो ख्वाब लेके हमने राजनेता को चुना था, वो हमारे राजनेता उस ख्वाब पे, उस प्रोमिसेस पे वो अडिग उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, इन चीज़ों को हम एनालाइज करके और फिर से जो हमें मौका मिल सकता है कि हम आगे जो है चल के किस राजनेता को वापस ला सकते हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ जो है हमारे साथ होती हैं, एंड इसका जो है रिजल्ट इस तरीके से समाधान होता है। तो सर बहुत अच्छा ही फ्रूटफुल एक टॉक रहा, एंड होप कि हमारे जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पे, उनको आप लोगों को जो है इससे कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड बहुत अच्छा सेशन रहा। आप सभी इसको देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स आप सभी युवा हैं, एंड आपका जो है एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप आज उस जगह पे हैं जहाँ पे आप अपनी पिछली वाली जनरेशन को भी गाइड करेंगे, एंड आने वाले फ्यूचर में 2-4 साल बाद अपनी अगली जनरेशन को भी गाइड करेंगे। इट इज़ नॉट द ओनली थिंग कि आप अपने आप को गाइड कर रहे हैं, तो 3 जनरेशन को आप लेके चल रहे हैं। तो बिहार का जो विकास है, बिहार का जो विकासात्मक जो कार्य हो रहे हैं वहाँ पे, जो आप लीडर्स चुन के ला रहे हैं, इन सब चीज़ों में क्या पहलुएं होनी चाहिए उसको एनालाइज कीजिए, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए, एंड लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलिए। शॉर्ट टर्म गेन के साथ मत चलिए। उस पॉलिटिक्स को सपोर्ट मत कीजिए कि आज कल हो के वोटिंग है और आज आपको कोई 500 रुपये दे रहा है तो आप बिक जा रहे हो। आपको उस चीज़ को सोच के चलना होगा कि हमें 500 नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन के जो जितने भी 5 करोड़ जो हमारे यहाँ के युवा रहेंगे, जो कमाने वाले लोग रहेंगे, जो डेमोग्राफी डिविडेंड रहेंगी, उसको रोज़गार मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सोच के समझ के चलना होगा। ठीक है, युवा हैं आप लोग, सोचिए, एनालाइज कीजिए। बाकी आपके अपने क्या मत रहे इन चीज़ों को लेके, हमने एक फ्रूटफुल डिस्कशन किया। दीज आर द डिबेटेबल थिंग्स। इस पे हर आदमी का अपना मुद्दा, अपना कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है, आपका क्या ओपिनियन है, इसके बारे में भी बताइए। सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे, एंड ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन,